नमस्कार मित्रों आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसके रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक है मित्रों, तो आज जो है हम लोग इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इस चित्र के माध्यम से देखेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा यह वाला भाग बहुत ज़्यादा गोल तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। अब इसमें देखिएगा आप लोग किस तरह से यह रासायनिक संगठन के आधार पर बना हुआ है। यह ऊपरी वाली जो परत है जिसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट, यानी कि ऊपरी भूपरपटी, यह क्रस्ट वाला भाग है जो कि सबसे ऊपर स्थित है, जिस पर हम लोग खेती करते हैं, पेड़ उगता है वगैरह वगैरह, ये सभी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है मित्रों, क्रस्ट वाला भाग जो है इसके अगर रासायनिक संगठन के आधार पर इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे अधिक जो है वो है आपका ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। और इसके बाद अगर है तो है सिलिका, और इसके बाद अगर है तो है एल्यूमिनियम, और इसके बाद अगर है तो है लोहा। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आपका जो रासायनिक संगठन के आधार पे है वो है कौन कौन से। ये सबसे पहले है ऑक्सीजन, फिर इसके बाद है सिलिका, इसके बाद एल्युमिनियम और इसके बाद लोहा। अब इसमें आप लोग ये ऊपरी भूपरपट्टी देख लें, लगभग 46.71%, लगभग 46.71% तो केवल ऑक्सीजन ही है। ठीक है, तो यानी कि भूपरपट्टी जो बनी हुई है वो सबसे अधिक किससे बनी हुई है? वो बनी हुई है ऑक्सीजन से। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग अगर चलें तो अब इसको हम लोग इस तरह से अगर मिलान करते हैं तो एक भाग ये, एक भाग ये है और एक भाग ये, 3 भाग हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है मित्रों, इस 3 भाग में आप देखिएगा कि यह वाला जो भाग है इसको कहते हैं सियाल, और इसको कहते हैं सीमा, और इसको कहते हैं निफे। यानी कि सियाल, सीमा और निफे, यह 3 परतें हैं जो कि रासायनिक संगठन के आधार पर संगठित है। सियाल वाली परत जो है यह आपका, ये वाला परत जो है यह आप अगर देखते हैं तो सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। और अगर मैं ये वाला सीमा अगर देखते हैं तो यह जो है सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। और इसके बाद अगर अंदर वाला भाग देखते हैं आप तो यह जो बना हुआ है निकिल एवं फेरियम से बना हुआ है, या फेरस से बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये सभी जो है ये संगठन है, रासायनिक संगठन। ठीक है, रासायनिक रूप से अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है तो आप लोग बताइएगा
कि 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में से कौन कौन से वो भाग हैं वो आप बताइएगा। पहली जो ऊपरी परत है वो है क्रस्ट, उसके नीचे जो है सियाल परत है, उसके नीचे जो है सीमा परत है और उसके नीचे जो है वो है लिफे। ठीक है, इसमें आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें जो है सबसे ऊपर जो है इसमें सिलिका एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से इनका क्या है, रासायनिक संगठन के आधार पर इनकी संरचना है। ठीक है, अगर इनको हम लोग घनत्व के आधार पे अगर देखें तो ये ऊपरी परत जो है, ये सियाल वाली परत, इसका जो घनत्व है ये 2.9 के लगभग में है। ठीक है, इसका घनत्व कितना है, इसका घनत्व है 2.9 के लगभग में। और इसके नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो इसके बाद हमारा पड़ता है सीमा, यह लगभग 4.7 के है। और इसके नीचे अगर हम लोग जाते हैं एकदम अंदर में, तो एकदम अंदर का जो भाग है वो है जो निफे वाला, वो है 11। कितना है, 11। यानी कि इनका घनत्व जो है वो सबसे अधिक जो है वो निचले भाग का है और सबसे कम जो है यह ऊपरी भाग का है, यानी कि ऊपरी भूपरपटी सियाल का। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आप लोगों ने ये देख लिया कि कैसे कैसे इसका संगठन है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो कौन से टॉपिक पर, जो आज तक की सबसे मान्य संकल्पना है। मान्य संकल्पना, सर्वाधिक मान्य संकल्पना जो है किस आधार पर है, वो है भूकंपीय तरंगों के माध्यम से शोध करके पता किया गया जो है कि किस आधार पे हम इनको डिवाइड करें तो उसको जो है घनत्व के आधार पर डिवाइड किया गया है। और उन घनत्वों का कैसे पता चला है, भूकंपीय तरंगों के माध्यम से, प्राकृतिक भूकंप या फिर मानवकृत भूकंप। मानवकृत भूकंप कैसे आते हैं, मानवकृत भूकंप जो आते हैं वो परमाणु विस्फोट या किसी और तरह से भूगर्भिक हलचल को उत्पन्न करके, जैसे कोई बड़े चट्टान को जो है खिसकाया जाए विस्फोट करके, पहाड़ों को तोड़ते हैं जब, तो इस तरह से भी जब चट्टानें खिसकती हैं तो बहुत हल्के मात्रा में आती हैं भूकंप। ठीक है, तो अब हम लोग चल रहे हैं, स्टार्ट करेंगे क्या, इसमें हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो कितने भागों में विभाजित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आधुनिक मान्य संकल्पना के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें हम लोग एक कट के माध्यम से देखेंगे। यह आप मान करके चलिएगा कि पृथ्वी की जो संरचना है उसी से यह वाला भाग कट करके लिया गया है। ठीक है, इसमें सबसे ऊपरी परत जो है यह कौन सा है, यह है जो हमने अभी बताया था, वो क्रस्ट है, यानी कि ऊपरी भूपरपटी। ठीक है, इसके नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो इसके नीचे यह वाला भाग है और इसके नीचे है ये। अब ये वाला जो भाग है यह ऊपरी भूपरपटी है, यानी कि ऊपरी एकदम सबसे ऊपर की भूपरपटी। ठीक, इसके बाद जो है ये पहली है भूपरपटी, इसके बाद ये दूसरी, और इसके बाद सबसे अंदर की भाग है। इसमें आप लोग देखिएगा इसका जो विभाजन किया गया है यह लगभग 0 से 30 किलोमीटर तक डिवाइड किया गया है। ठीक है, 0 से 30 किलोमीटर तक आपका
यह ऊपरी भाग है। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका निचला परत जो है वो है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर तक यह जो है निचला भाग है, और इसके बाद ऊपर वाला जो भाग है यह है सबसे ऊपरी क्रस्ट। ठीक है। अब यह ऊपरी क्रस्ट जो है उसके नीचे अगर आप देखते हैं, निचली क्रस्ट जो है उसके नीचे अगर आप देखते हैं तो यह जो भाग है इसको मेंटल कहते हैं। मेंटल इसको कहेंगे। और इसको जो है इस तरह से इसको भी कर देते हैं, तो ये वाला भाग जो है यह उसके नीचे का जो है ऊपरी मेंटल है। ऊपरी मेंटल। और इसके नीचे जो है निचला या आंतरिक मेंटल है। ठीक है मित्रों, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो है यह ऊपरी कोर है और यह निचले या आंतरिक कोर है। मित्रों, इसको कैसे डिवाइड किया गया इसके बारे में अगर आप लोग सोचेंगे कि कैसे डिवाइड किया गया, तो यह आप लोग देखिएगा भूकंपीय तरंगों के माध्यम से डिवाइड किया गया है। जैसे आप देखेंगे भूकंप को मान लीजिए यहाँ पे उत्पन्न कर रहे हैं, तो भूकंपीय तरंगें ऐसे ऐसे क्या करती हैं, अपने स्थान से आगे की तरफ गमन करती हैं। और जब ये गमन करती हैं तो जिस जिस भाग से होकर के गुजरती हैं उस माध्यम में जैसे पहुँचती हैं, माध्यम के जो है घनत्व में अगर परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के साथ इनकी गति में भी परिवर्तन होता है। जब इनकी गति में परिवर्तन होता है तो उसके माध्यम से हम लोग रीड कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है यहाँ पे गति में परिवर्तन हुआ है, इतने स्थानों पे गति में परिवर्तन हुआ है। तो हम उसके माध्यम से हम इसको पता कर लेते हैं कि कितनी जो है इसकी परतें हैं। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आप लोगों के सामने यह जो भाग है यह ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल और जो है ऊपरी कोर और निचला कोर जो है यह आपके सामने है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको डिवाइड किया गया है। अब इसको देखिएगा, यह लगभग 700 किलोमीटर तक रहता है। इसके बाद इसको देखिएगा लगभग 2900 किलोमीटर तक रहता है। इसके बाद ये वाला जो भाग है ऊपरी कोर और निचले कोर का जो ये भाग है, यानी कि दोनों को अलग करने वाला जो भाग है वो है कितना, 5150 किलोमीटर। और ये एकदम से अंदर में जो आंतरिक भाग है वो है कितना, 6370 किलोमीटर। ठीक है। तो इस तरह से इसकी संरचनाएं जो हैं वो अंदर की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी संरचना जो है घनत्व के आधार पे अगर देखते हैं आप तो बढ़ती जाती है। घनत्व के आधार पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपरी जो क्रस्ट है यह वाला भाग जो है यह इसका घनत्व 2.8 है, यानी कि इसका घनत्व सबसे कम। और इसके बाद इसके नीचे वाले भाग पे अगर आप जाते हैं निचले क्रस्ट पे तो इसका जो घनत्व है वो कितना है, 3.3 है। और इसके बाद अगर ऊपरी मेंटल पे आप जाते हैं तो इसका घनत्व कितना है, यह है 4.5। और इसके बाद इसका है 5.5। इस तरह से आप अगर अंदर से और जाते हैं इस वाले भाग पे तो इसका लगभग 11 पड़ जाता है और इस वाले भाग का 13। यानी कि सबसे अधिक जो घनत्व है वो किसका है, आंतरिक कोर का है। आंतरिक कोर जो है वो किस वजह से इतना ज़्यादा घना है, वो इस वजह से है क्योंकि ये बना हुआ है मेटल भाग से। ठीक है। ये कहीं कहीं आपको 11 मिलेगा, कहीं कहीं 10 भी मिल जाता है, तो आप 10 मानिए, इसको 13 मानिए, क्योंकि अभी एवरेजन देखेंगे आप, रासायनिक संरचना में देखा आपने तो उसमें 11 दिखा। ठीक है, तो इससे भ्रमित मत होइएगा। अब यहाँ पे ये जो घनत्व है, घनत्व में अंतर जो है
यही सारा खेल करता है। कैसे? इस संरचना को हम लोग जो निर्धारित कर पाते हैं, इसी वजह से निर्धारित कर ले जाते हैं घनत्व में अंतर होने के कारण। क्योंकि जब घनत्व में अंतर होता है तब तरंगों की जो गति होती है वो परिवर्तित होती है। ठीक है मित्रों, तो जब गति में परिवर्तन होता है तो ऐसे में क्या होता है, हम लोग उसको रीड करके जान लेते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है ये घनत्व में अंतर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को आप लोग जो है गलत कर जाते हैं, कितना भी याद करते हैं लेकिन रटने के बावजूद भी जो है ये हम लोग गलत कर जाते हैं। और वो कौन सी है? घनत्व में अंतर के आधार पर असंबद्धताओं को, कौन सी किस असंबद्धता के नाम से जानी जाती है? इस असंबद्धता को हम लोग जो है बार बार भूल जाते हैं। जैसे ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, यह वाली भाग जो है यह किस नाम से जानी जाती है? और दूसरी चीज, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट और ऊपरी जो मेंटल है वो किस नाम से जानी जाती है? यहाँ पे जो तरंगों में अंतर होता है वो किस नाम से जाना जाता है? और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के जो घनत्व है उसमें अंतर होता है तो वो किस नाम से जाना जाता है? और निचला मेंटल और ऊपरी क्रस्ट यानी कि ऊपरी कोर, ये अगर देखते हैं तो ये किस नाम से जाना जाता है? और इसके बाद जो है ऊपरी कोर और निचली कोर, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो किस नाम से जानते हैं इसके अंतर में? ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को यही देखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है। यहाँ पे कंसंट्रेशन थोड़ा बना करके रखिए क्योंकि यही एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी और जो पूछे जाते हैं वो बहुत बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जो देखेंगे वो इस आधार पे देखेंगे कि जो ये घनत्व में अंतर होता है उसको किसने पता लगाया, उसी के नाम के आधार पर जो है ये इसमें जो चाल में परिवर्तन होता है या जो गति में परिवर्तन होता है उसको किसने पता लगाया, उसी के आधार पर असंबद्धताएं आती हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे जो 4.5 है, अगर नीचे जा रहे हैं तो 5.5 आ जा रहा है, वो लाइन यही है। इसकी पता जो इसकी खोज है वो किसने किया, इसको हम लोग पता करने के लिए जो एक तरह से देखते हैं तो वो कौन किया पता, तो उसी को हम लोग जो है यहाँ पे अब देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कौन सा ऊपरी भाग है, यह है ऊपरी क्रस्ट और यह है कौन सा? निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट दोनों को जो अगर अंतर करता है घनत्व भाग तो वो किस नाम से जाना जाता है? उसको आप लोग कहेंगे कोनराड असंबद्धता। असंबद्धता कौन सी असंबद्धता? कोनराड असंबद्धता किसको किसको अलग करती है? ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को। ठीक है, अभी एक ट्रिक बताएंगे जो जीवन में कभी नहीं आपको भूलने देगा इसको, इन सारी असंबद्धताओं को। पहले आप लोग इसको देख लीजिए, आपके सामने ही वो ट्रिक बनाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में जो अंतर है वो क्या है? कोनराड असंबद्धता। और इसके बाद निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में जो अंतर कर रहा है वो कौन सा है? यह है मोहो असंबद्धता। कौन सा है? मोहो असंबद्धता। असंबद्धता। और इसके बाद ये वाला हो गया, और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को अलग करने वाला ये जो सीमा है वो किस नाम से जानी जाती है? वो देखिएगा, रेपिटी असंबद्धता। असंबद्धता किस नाम से जानी जाती है? रेपिटी असंबद्धता। अब इसके बाद निचली मेंटल और ऊपरी कोर, इनको दोनों को अलग करने वाली ये लाइन जो है वो किस नाम से जानी जाती है? वो देखिएगा, गुटेनबर्ग
असंबद्धता। और इसके बाद ऊपरी कोर और निचली कोर यानी कि आंतरिक कोर, इन दोनों को अगर अलग कर रहा है तो यह कौन सा लाइन जो है ये कौन से नाम से जाना जाता है, वो देखिएगा लेहमैन असंबद्धता। यानी कि कोनराड असंबद्धता, मोहो असंबद्धता, रेपिटी असंबद्धता और गुटेनबर्ग असंबद्धता और लेहमैन असंबद्धता, ये ही आपके इन सभी परतों को अलग करने वाली जो लाइन है वो नाम से, इस नाम से जानी जाती है। अब हमने आपसे कहा था कि हम एक ट्रिक आपको बताएंगे, उसके आधार पे आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। आप दोस्तों देखिएगा, जैसे क्या होता है कि आप लोग ले लीजिए, मान लीजिए कि एक गाजर है। क्या है? गाजर। गाजर जो आप लोग खाते हैं, तो एक गाजर के जैसे बना हुआ है। गाजर का जो ऊपरी वाला भाग होता है, एक कमर, एक कितना देखिए मोटा है। इसके बाद नीचे नीचे जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं, एक गुल होता चला जा रहा है। इसकी कमर जो है गुल होते चली जा रही है, एकदम खत्म होते चली जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, कमर इसकी गुल हो जा रही है। ठीक, कमर कुल, यानी कि का से कोनराड असंबद्धता, मा से मोहो असंबद्धता, रा से रेपिटी असंबद्धता, गा से गुटेनबर्ग असंबद्धता और ला से लेहमैन असंबद्धता। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से हमने आपको जो ट्रिक बताया, ये बहुत जो है आसान ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देखिएगा, इसमें घनत्व में अंतर जो है 2.8 है, यहाँ पे 3.3 है, यहाँ पे 4.3 भी रहता है कहीं कहीं। ठीक है, 3 कर लीजिए, और 4.3 के बाद 5.5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 13 है। ठीक है, तो इस तरह से इनके घनत्व में जो अंतर है उसके आधार पर ही सारा खेल जो होता है वो हो जाता है। अब इसमें जो एक तरह से आप देखेंगे तरंगों के आधार पर 3 भागों में जो डिवाइड है वो ये आप लोगों ने देख लिया घनत्व, और वो तरंगे जैसे आप लोग कहीं कहीं पढ़ेंगे कि इस तरह से बना हुआ है, और यहाँ पे तरंगे किस माध्यम से जा रही हैं, कहाँ पे बढ़ रही हैं, कहाँ पे घट रही हैं, कहाँ पे कम हो जा रही हैं, कितने दूरी पे जो है इनकी ये छाया क्षेत्र बन रहा है। ये वाला टॉपिक जो है ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये भूकंप से भी जुड़ा हुआ है। तो जो भूकंप पढ़ाएंगे हम, तो उसमें आप लोगों को समझाएंगे, तो उसमें आप लोग भूकंप को भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और इसको भी वहाँ पे वो समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग जो है उसी वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है मित्रों, तो हम समझते हैं कि आप लोग जो है इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और अब इसी पर जो है हम लोग इसको स्टॉप करते हैं। अगला जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट टॉपिक पर होगा, तो अब इसी पे हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।